पाठ 7 बाढ़ का बेटा। प्रस्तुत कहानी हिंदी के विख्यात रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बाढ़ के उग्र रूप का चित्रण करते हुए बताया है कि हमें संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने विवेक तथा परिश्रम से उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने बताया है कि हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए तथा दूसरों से सहायता लेने के स्थान पर परिश्रम करना श्रेयकर है। बाढ़ आ रही है, सुकिया ने कहा। विशेषर ने जरा सिर उठाकर उसकी ओर देखा और अपने जाल की मरम्मत में लग गया। बाढ़ आ रही है, क्या विशेषर यह नहीं जानता? आज 4 दिनों से जो उमस रही, उत्तर की ओर हिमालय की तराई में जो लगातार बिजली चमकती रही, बादल गरजते रहे, वे क्या यह सूचना नहीं देते थे कि बाढ़ आएगी ही? बाढ़ उसके लिए कोई नई चीज है। बचपन से ही वह बाढ़ देखता आया है, उससे खेलता आया है। बीच चौरे में है उसका यह गांव। 4 महीने तक तो यह एक टापू ही बना रहता है। विशेषर को अपने बचपन की याद आ रही है और याद आ रहे हैं उसके दादा प्रयाग सहनी। बूढ़े प्रयाग सहनी इसी तरह एक दिन जाल बिछाकर बैठे थे कि उन्होंने विशेषर को पुचकार कर बुलाया। आओ बेटे, एक नया खेल सिखला दें तुम्हें। और सचमुच खेल खेल में ही उन्होंने विशेषर को क्या क्या सिखला दिया। जाल की मरम्मत करना, नया जाल बनाना, जाल का धागा कैसा होना चाहिए, जाल को तैयार कैसे करना चाहिए, जाल को कैसे संभालना चाहिए, कैसे फेंकना चाहिए। सिर के चारों ओर घुमाकर फेंकते ही वह एक बड़ा सा वृत्त बनाता पानी में इस तरह गिरे कि उस वृत्त के दायरे की मछलियों को निकल भागने का मौका ही नहीं मिले। प्रयाग सहनी ने मछली मारने के सारे गुर विशेषर को बता दिए थे। जब बाढ़ अपने ओज पर होती, वह विशेषर को नाव पर बिठाकर चल पड़ते चौरे की ओर। दिन में ही नहीं, अंधेरी रात को भी। डरना मत बेटे, बाढ़ में देवी देवता होते हैं, भूत पिशाच नहीं। जब नाव बीच चौरे में पहुंचती तो बूढ़ा पतवार चलाना छोड़ देता, नाव को स्थिर कर देता और उसकी मांगी पर जाल लिए खड़ा होकर पानी की ओर एकटक घूरता। विशेषर को याद नहीं कि कभी उसके दादा का निशाना चूक गया हो। प्रयाग सहनी ने विशेषर को नाव के बारे में बहुत कुछ शिक्षा दे दी थी। किस लकड़ी की नाव अच्छी होती है से लेकर जब नाव भंवर में पड़ जाए तो उसे कैसे निकालना चाहिए, वहां तक। बाढ़ आ रही है तो आए, प्रयाग सहनी कहा करते। बेटे, बाढ़ से मत घबराना, भगवान खुश होते हैं तो पानी दे देते हैं। बाढ़ नहीं आए तो मछली कहां से आएंगी? और अपनी 2 बीघा जमीन से ही जो परिवार भर की गुजर चल जाती है, क्या बाढ़ की देन नहीं है? 2 बीघा जमीन और परिवार भर की गुजर। विशेषर को कभी अनाज नहीं खरीदना पड़ता। हर साल बाढ़ आती है और कुछ नई कुंवारी मिट्टी खेतों में डाल जाती है। वह नई कुंवारी मिट्टी न्यूनी सी चिकनी, सोने के रंग वाली। ज्यों ही उसमें धान रोपिए, देखते ही देखते वह छाती भर बढ़ जाएगा। मेड़ ऊंची करो, कुदाल मजबूती से पकड़ो, समय पर खेती करो। बाढ़ आती है तो आने दो। लगा जैसे प्रयाग सहनी आज भी विशेषर को उपदेश नहीं, आदेश दे रहे हों। और सचमुच बाढ़ आ गई, किंतु इस साल की बाढ़ को क्या सिर्फ बाढ़ कहा जा सकता है? यह बाढ़ नहीं आई जैसे जंगल का बाघ आया, उछलता कूदता, गरजता तरजता। लोगों ने देखा 3 हाथ ऊंची जितनी पानी की दीवार जैसे दौड़ती हुई चली आ रही हो। खेतों को, गड्ढों को, मेड़ों को, बांधों को डुबाती, पाटती, तोड़ती। लोग भागे, हलवाहे हल बैल लेकर भागे, चरवाहे गाय भेड़ लेकर भागे। जो जहां था सिर पर पैर रखकर भागा।
पानी गांव में घुस गया, अब घरों में घुस गया है। पहले सारा गांव टापू लगता था, अब हर घर टापू लग रहा है। विशेषर दरवाजे की चीजों को सहेज रहा था, ढोरों को संभालता था, चारे को संभालता था, ईंधन को संभालता था, नाव को संभालता था, जाल को संभालता था, कुदाल को संभालता था, पतवार को संभालता था, और एक को संभाल रहा होता कि दूसरे को संकट में देखता। उधर आंगन में सुकिया परेशान है। अंत में वह चिल्ला उठी, पानी चूल्हे तक चढ़ आया, दौड़ो हो। विशेषर कहां कहां दौड़े, क्या क्या बचाए। पानी बढ़ता गया, बढ़ता गया। बाहर की सारी चीजें भी भीग गईं, भीतर की भीग रही हैं। कपड़े और अन्न तक को नहीं बचा सका वह। अंत में तो ऐसा लगा कि उसकी यह झोपड़ी भी कहीं बह न जाए। जो कुछ संभव हुआ लेकर वह पहुंचा गांव के नुनफर पर। गांव का यह नुनफर आज गांव का गोवर्धन बन गया है। बाल बच्चे, माल गोरू, अन्न धन, चारा ईंधन लेकर लोगों ने इस नुनफर की शरण ली है। अरे कलछी तो घर में ही छूट गई। सुखिया की बात सुनकर विशेषर झल्लाया। जहां पहले हाहाकार था वहां अब चित्कार है, आर्तनाद है। लेकिन रोने धोने से होता क्या है? लोग धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। प्रयाग सहनी कहा करते थे, जो बाढ़ जितनी तेजी से आती है वह उसी तेजी से भागती भी है। दूसरे ही दिन से पानी घटने लगा था, तो भी गांव से निकलते निकलते 7 दिन लग ही गए। उफ, इन 7 दिनों में गांव की कैसी दुर्गत हो गई है। लगता है गांव में किसी ने बमबारी की हो। ज्यों ही पानी घटने लगा, कच्ची मिट्टी की दीवारें जो भीग गई थी धड़ाधड़ गिरने लगी। चारों ओर ढूं ढूं मलबा ही मलबा दिखाई पड़ता है। खेत की फसल गई, घर का अन्न भी सड़ गया। अगले दिन कैसे कटेंगे? सारे गांव में मायूसी है। सुकिया उदास है। विशेषर की आंखों में नींद आ रही है। बाढ़ आती थी जाती थी। यह क्या बाढ़ आई थी? नहीं नहीं, विशेषर इस तरह बैठा बैठा झींकता नहीं रहेगा। उसके दादा कहा करते थे, बेटा, जो मालिक लेता है वही देता है, बशर्ते कि आदमी जांगर चलावे। विशेषर जांगर चलाएगा, हाथ पैर से काम लेगा। ये पुट्ठे किस काम के, यदि ये संकट में काम नहीं आए। विशेषर ने कुदाल उठाई, घर में दरवाजे पर जहां जहां कीचड़ जम गई थी साफ कर दिया। फिर उसी कुदाल से सारी सड़ी गली चीजों को बटोरकर एक खड्डे में डाल दिया। खाद भी बनेगी यह। जहां जहां गंदगी थी उसकी कुदाल वहां वहां पहुंची। 2 दिन में ही उसके घर बार फिर चमकने लगे। सुखिया ने इस काम में कम मदद नहीं की। फिर विशेषर कुदाल उठाकर अपने खेत पहुंचा। मेड़ों को दुरुस्त किया, गड्ढों को भरा। वह खेत में फिर धान रोपेगा। जांगर नहीं चलाएगा तो गुजर कैसे होगी? दिन भर वह कुदाल चलाता है, रात में जाल उठाता है और चल पड़ता है चौरे में मछली मारने। अजीब रही इस साल की बाढ़। लगता है सारी मछलियों को भी वह बटोर कर ले गई है। लेकिन विशेषर हार नहीं मानेगा। दिन भर खेत में, रात भर चौरे में विशेषर ने इस दानवी बाढ़ की चुनौती स्वीकार कर ली है। एक दिन सुखिया ने कहा, रिलीफ आई है, चावल बट रहे हैं, कपड़े बट रहे हैं। फिर रिलीफ आई है? भूकंप के साल भी आई थी। रिलीफ की क्या मानी होती है, तू समझती है? मैं क्या जानूं, गांव के कई लोग रिलीफ लेने गए हैं। जो जाते हैं जाने दे। रिलीफ मानी भीख। दादा ने मरते समय कहा था, बेटा भूखों मर जाना, भीख मत मांगना। लोगों को भीख मांगने दे तो इस कुदाल और जाल पतवार की खैर मना। बोरे के बोरे चावल, गड्ढे के गड्ढे नोट बट रहे हैं, लेकिन विशेषर अचल अडिग अपने काम में जुटा है। अब पानी कम हो रहा है, अपनी हंसुली दे, बंधक रखकर कुछ पैसे ले आऊं और बीज खरीदकर धान रोप दूं। सुखिया कुछ उज्र कर सकती थी,
उसने हंसकर हंसली उतार दी। हंसली हाथ में रखते ही विशेषर की आंख छलछला आई। यह पहली बार है जब उसे बीवी का गहना बंधक रखना पड़ रहा है, लेकिन वह तुरंत हंसकर बोला, भगवान मालिक है सुक्को रानी, फसल आएगी और हंसली में करण फूल भी लाएगी। यहाँ से 20 मील पर बीज मिलता है। दूसरे दिन थोड़ी रात रहते विशेषर यहाँ से चला और आधी रात को नाव पर बीज लाद कर पहुँचा। आज भोर से ही वह खेत में धान रोप रहा है। उसकी बगल में सुकिया यूं तो घर आंगन के ही काम में लगी रहती थी, लेकिन बाढ़ के पानी का क्या भरोसा, और खेत सूख गया तो फिर धान में हरियाली आने में ही पखवाड़ा लग जाएगा। अतः वह भी जुटी है, डटी है। हरे भरे धान के बीज जमीन पाते ही जैसे सिर उठाने लगते हों। विशेषर खेत रोप रहा है और उसके रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। बाढ़ आती है, बाढ़ जाती है। समय पर यदि खेती हो गई तो सारी क्षतिपूर्ति हो जाती है। उसकी आंखों में वह दृश्य नाच रहा है। जब ये बीज लहलहा उठेंगे, बढ़ने लगेंगे, फैलने लगेंगे। कार्तिक में छाती भर धान आएगा और माघ आते ही इन खेतों में सरसों का पीला समुद्र लहलहाने लगेगा। उसी समय आकाश में हवाई जहाज जा रहा था। इधर बाढ़ क्या आई, हवाई जहाजों की भरमार हुई। नेता आ रहे हैं, अफसर आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं। सभी देखते फिरते हैं इस प्रलय कांड से लोगों को त्राण कैसे मिले। सुकिया का ध्यान ऊपर गया। वह बोली, वह हवाई जहाज जा रहा है। विशेषर अपनी उंगलियों से बीजों को छिटकाते और रोपते हुए बोला, हवा में मत देख, हमारा काम जमीन देखना है। हम जमीन देखें, वे अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें। और सचमुच उसकी नजर ऊपर नहीं गई। वह उसी लगन से, तल्लीनता से अपना खेत रोपता रहा।